very good evening and very happy learning. सो कल तक का टॉपिक जो था, कल हमने कवर किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का मीनिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट एग्जैक्टली होता क्या है, किस तरीके से एक्टिविटीज क्लासिफाई है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, दैट इज ऑपरेटिंग, finance, investing and financing, and cash equivalent का opening balance and and cash equivalent का opening balance and cash कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस। ये दो चीजें वहां पे रहती है। सो बेसिकली 5 पार्ट्स हो गए, वैसे 3 पार्ट मेजर आते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ के, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फिनेंसिंग एक्टिविटी। ये तीन मेजर जो एक्टिविटीज हैं, इनको इनके कंटेक्स्ट में ही पूरा पढ़ना है। कल और क्या कवर किया था, मीनिंग के अलावा दैट इज इंपॉर्टेंस देखे थे, यूजेस देखे थे, लिमिटेशंस देखी थी, ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, मेथड्स देखे थे। डायरेक्ट मेथड होता है, इनडायरेक्ट मेथड होता है, बट डायरेक्ट मेथड आसान चीज है तो आसान तो पूछेंगे नहीं, तो इनडायरेक्ट मेथड जो है वो ही आपके सिलेबस का पार्ट है, वो ही आपके सिलेबस का पार्ट है। सो इन डेप्थ अगर इन डिटेलिंग अगर की जाए, अगर डिटेलिंग की जाए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फिनेंसिंग एक्टिविटी की, तो क्या होगा। स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या हो गया, जो रेवेन्यू प्रोड्यूस करेगा, ऐसी एक्टिविटीज जो आपके लिए रेवेन्यू प्रोड्यूस करेगा। सर रेवेन्यू तो सब लोग ही कर रहे हैं ना, तो प्रिंसिपल रेवेन्यू वर्ड, ऐसी एक्टिविटीज जो प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूस करेगी, मतलब मेन जो हो गया प्रिंसिपल रेवेन्यू जो प्रोड्यूस करेगा, वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। तो और क्या क्या चीजें हो सकती है और क्या चीजें नहीं हो सकती है, इसको दो कंटेक्स्ट में, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग तो ओके है, वो इजी वाला कॉन्सेप्ट है, वो तो समझ में आ ही जाएगा। तो जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उनको दो कंटेक्स्ट में, दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है। नंबर 1, ऐसा बिजनेस जो फाइनेंशियल नेचर का हो, ठीक है, जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं जिनका काम ही पैसा देना और पैसा लेना है, जिनका काम ही पैसा देना और पैसा लेना है, तो वो लोग होंगे, तो क्या होगा। और जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनके केस में क्या होगा, ठीक है। तो जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं, नॉन फाइनेंस कंपनीज हैं या नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उनके लिए क्या होगा। तो उनके लिए जितने भी लाइक गुड्स परचेज करना, सर्विसेज लेना, सर्विसेज सेल करना, कोई पेमेंट करना, डेटर से पैसे लेना, क्रेडिटर को पैसे देना, वेजेस, सैलरी, अदर पेमेंट, एम्प्लॉयज को पेमेंट करना, कुछ क्लेम या कुछ इंश्योरेंस क्लेम वगैरह कुछ लेना, ठीक है, या इनकम टैक्स का रिफंड हो गया, ये सारी जितने भी चीजें हैं वो सब आपके किसके अंदर आ जाएगी, नॉन फाइनेंस कंपनी के केस में। बट बट जो फाइनेंस नेचर की कंपनी है, जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उनका क्या, उनका क्या, उनका तो काम ही पैसा लेना पैसा देना, यही सब काम रहता है। तो उनके लिए मेजर जो इनकम आती है वो उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से आती है, उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से आती है। लाइक सिक्योरिटीज परचेज करना, सिक्योरिटी को सेल करना, इंटरेस्ट ऑन लोन वो आ सकता है, ठीक है। अगर आप सिक्योरिटी को सेल करोगे तो पैसे मिलेंगे। जो सिक्योरिटीज आपने परचेज की थी, जो सिक्योरिटीज आपने परचेज की थी उस पर आपको इंटरेस्ट मिला होगा, या फिर आपको डिविडेंड मिला होगा, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी, बोनस, कमीशन दे रहे हो, वो भी इसके अंदर ही आएगा। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स वगैरह वो भी इसमें आ जाएगा। बट मतलब मेजर जो डिफरेंस आ रहा है फाइनेंस कंपनी और नॉन फाइनेंशियल कंपनी में, वो ऐसा आ रहा है कि जो फाइनेंशियल कंपनी है उसका मेन बिजनेस क्या हो गया, मेन बिजनेस क्या हो गया, वो ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा।
से फॉर एग्जाम्पल एसेट्स के बारे में बात करते हैं, जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं। नॉन फाइनेंशियल कंपनीज में क्या होता है, इन्वेस्ट करना, किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए। तो नॉन फाइनेंशियल कंपनी जो गुड्स में लेन देन करती है, जिसका मेन बिजनेस ही गुड्स खरीदना और गुड्स बेचना है, तो उनके लिए किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करना वो इन्वेस्टमेंट हुआ, वो इन्वेस्टमेंट हुआ। बट फाइनेंशियल कंपनी का तो मेन बिजनेस ही वही है कि किसी को लोन दे दो, किसी से लोन ले लो, किसी कंपनी के शेयर्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दो, उनको सेल कर दो, उनको परचेज कर लो, डिविडेंड इनकम आ जाएगी, इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी, ये सारी चीजें। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के केस में अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ में कुछ लिस्ट लिखूं तो कुछ इस तरीके से आपकी बन सकती है। नॉन फाइनेंशियल कंपनी, नॉन फाइनेंशियल कंपनी में क्या क्या हो सकता है, सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, जिसको मैं जनरली सर्विसेज ही वर्ड यूज करता हूं, ठीक है। आपको कोई फीस मिलती है या कोई कमीशन मिलता है, या फिर रॉयल्टी मिलती है आपको, ये चीजों के लिए अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो वो भी आपका, अगर नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो जिसका काम नहीं है इन्वेस्टमेंट करना या जिसका काम नहीं है लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड करना, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ ये। दूसरा क्या आ जाता है, अगर आपको कहीं से रिसीट होती है, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसे मिलते हैं, ठीक है, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। अगर वो क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, दैट इज पेमेंट टू क्रेडिटर, वो इसके अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। अगर मैं फाइनेंशियल कंपनी की बात करूं तो फाइनेंशियल कंपनी में क्या आएगा, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, डिविडेंड, डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये सब मिलना, ये सब मिलना इनकम हो जाएगी। अगर आप लोन देते हो तो वो भी इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। मतलब मेन पर्पस क्या है आपका बिजनेस करने का, उसके हिसाब से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को क्लासिफाई करते हैं, उसके हिसाब से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को क्लासिफाई करते हैं। तो सब लोगों का बिजनेस करने का जो पर्पस है उसके हिसाब से आपका क्लासिफाई होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, मैं कुछ एक्टिविटीज लिखता हूं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो किस में आएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है या नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है या नहीं है। मैं नॉन फाइनेंशियल कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं, मैं कुछ एक्टिविटीज लिखता हूं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो किसके अंदर आएगी। नॉन फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको चैट बॉक्स में रिप्लाई देना सिंपली कि ये एक्टिविटी ऑपरेटिंग में आ रहा है तो ओ लिख देना, और जो भी नंबर का ट्रांजेक्शन है नंबर लिख के ओ लिख देना, सिर्फ ओ लिख देना, यानी ऑपरेटिंग में आएगा। बाकी एक्टिविटीज को क्लासिफाई नहीं करना है कि इन्वेस्टिंग में है कि फाइनेंसिंग में है, आपको उस पर दिमाग नहीं लगाना है। सिंपली आपको क्या करना है, चैट बॉक्स में जो भी नंबर का ट्रांजेक्शन आपको लग रहा है कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो आपको वो ट्रांजेक्शन का नंबर लिख के ओ लिख देना, सिर्फ सिंपल इतना सा काम है। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, कैश पेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स,
नंबर 3 पेमेंट ऑफ सैलरी, नंबर 4 रीपेमेंट ऑफ लोन, नंबर 5 डिविडेंड पेड, नंबर 6 परचेज ऑफ मशीन, नंबर 7 सेल ऑफ कार, number 8 and last one, that is cash received from कस्टमर। ये टोटल 8 पॉइंट्स हैं जिनको आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। सो होपफुली रिप्लाई आ गए होंगे आपके, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए कि कौन सी चीजें ऑपरेटिंग में आएगी और कौन सी चीजें ऑपरेटिंग में नहीं आएगी। नंबर 1 कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। गुड्स सेल करना आपका मेन प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी हो गया, मेन प्रिंसिपल एक्टिविटी हो गया, तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। कैश पेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स बेचोगे कब? जब आप खरीदोगे, तो खरीदना और बेचना दोनों ही ऑपरेटिंग में आएगा। जो आपके एम्प्लॉइज हैं उनको आपने सैलरी दी होगी, तो अगेन वो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन लेना और उसका पेमेंट करना वो आपका मेन बिजनेस नहीं है, वो आपका मेन बिजनेस नहीं है। तो रीपेमेंट ऑफ लोन बट ऑब्वियस आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा। सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी आइडेंटिफाई करना है। डिविडेंड पेड, तो डिविडेंड पेमेंट किसको करते हो? जो आपके शेयर होल्डर होंगे उनको आप डिविडेंड पे करोगे, तो शेयर होल्डर ने पैसे दिए होंगे, तो वो भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता है। तो डिविडेंड देना किसी भी कंपनी का मेन पर्पस नहीं है, रेवेन्यू या एक्सपेंस का सोर्स नहीं है। परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन, मैं खरीद रहा हूं किसी मशीन को क्योंकि मैं उससे गुड्स प्रोड्यूस कर सकूं, दैट इज माय एसेट। रोज रोज नहीं खरीदता मैं, तो वो भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। सेल ऑफ कार, कार इज माय एसेट एंड एसेट को अगर बेच रहा हूं तो उससे जो पैसे आ रहे हैं वो भी आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसे क्यों लेने हैं? क्योंकि मैंने उसको गुड्स बेचे होंगे, कस्टमर से कस्टमर को गुड्स बेचे होंगे तो डेफिनेटली उससे रुपए लेंगे, तो ये आपका लास्ट वन दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। तो दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट आपका आता है दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब क्या हो गया? जिस भी एसेट में आपने इन्वेस्ट किया होगा, किसी भी पर्सन को आपने लोन दिया होगा, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। इट मीन्स अगर आपने कोई भी एसेट कौन सी होनी चाहिए? बट ऑब्वियस लॉन्ग टर्म एसेट होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म एसेट को परचेज किया होगा या फिर आपने सेल किया होगा, दोनों ही ट्रांजेक्शंस इसके अंदर आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अगर आपने एसेट परचेज किया मतलब आपका कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट है। से फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्टेड ए बिजनेस विथ ₹10 लाख एंड 5 लाख रुपए की मैंने एसेट परचेज की, तो मैंने इन्वेस्टमेंट ही किया एसेट में, और उस इन्वेस्टमेंट से मुझे गुड्स मिलेंगे, उस एसेट को यूज करने से मुझे गुड्स मिलेंगे और उन गुड्स को बेच के मैं पैसे कमाऊंगा। दैट इज गुड्स का प्रोड्यूस करना और बेचना वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बट इन्वेस्टमेंट इन मशीन में ही इन्वेस्टमेंट आपने किया है, तो एसेट को परचेज करना और एसेट को सेल करना, परचेज करोगे तो आपका आउटफ्लो होगा, अगर आप सेल करोगे तो आपका इनफ्लो होगा। आउटफ्लो एंड इनफ्लो,
ठीक है, तो पैसे आएंगे और पैसे जाएंगे, बट कैश में होना चाहिए ट्रांजेक्शन। क्रेडिट में कर रहे हो तो नहीं। ठीक है, अगर बाद में किसी क्रेडिटर को पैसे देते हो तो पेमेंट टू क्रेडिटर, वो वाली बात आ जाएगी यहाँ पे। बट एसेट आ रही है तो डेफिनेटली एसेट के लिए पैसे दिए होंगे। या फिर क्या हो सकता है, अदर इन्वेस्टमेंट आपने किए होंगे, और कोई जगह पे इन्वेस्टमेंट किया होगा। सर और कोई जगह पे मतलब, और कोई जगह पे मतलब क्या हो गया कि अगर आपने किसी कंपनी में किसी कंपनी के आपने शेयर्स परचेज कर लिए, किसी कंपनी के आपने डिबेंचर्स परचेज कर लिए, अगर आपने किसी के बॉन्ड्स परचेज कर लिए, तो ये आपका अदर इन्वेस्टमेंट हो गया। या किसी को आपने लोन दे दिया, तो ये भी आपका वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपके बिजनेस में नहीं होके आउटसाइड हो रहा है। बट सर कल पढ़ा था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट वाले में आपने इन्वेस्टमेंट बोला था वहां पे लेना है, तो ये आपका लॉन्ग टर्म होना चाहिए। ये अदर देन कैश इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इस अदर इन्वेस्टमेंट में आपको क्या लिखना है यहाँ पे, अदर देन कैश इक्विवेलेंट। जो इक्विवेलेंट का क्राइटेरिया है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं होना चाहिए। अगर मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है, शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है, या किसी को लोन दिया है, तो बट ऑब्वियस वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, तो मेरा वो इन्वेस्टमेंट होगा। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नाम खुद बता रहा है कि आपने कहीं पे भी इन्वेस्ट किया हो, बाहर किया हो, अंदर किया हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। वो आपका क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। अब इन्वेस्टमेंट जो है वो आप एसेट में किस तरीके से कर सकते हो, शेयर्स में किस तरीके से कर सकते हो, तो इसके लिए अपने कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। आपने नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर वन, आपने फिक्स्ड एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट परचेज किया, सेल की, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब फिक्स्ड एसेट्स आर अगेन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, अगेन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। वो आपकी टेंजिबल भी हो सकती है और वो आपकी इनटेंजिबल भी हो सकती है। तो कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि टेंजिबल प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करना है। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इन सब पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो वो जो इन्वेस्टमेंट होगा वो आपका फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट हुआ। और क्या हो सकता है, आप सिक्योरिटीज परचेज कर सकते हो। सिक्योरिटीज में क्या क्या आ जाएगा, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, शेयर वारंट्स, ये सारी चीजें ये इसके अंदर आ जाएगी। बट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जब आप शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इन्वेस्ट और शेयर वारंट ये सब दिखा रहे हो यहाँ पे, तो आपके लिए एक एक पॉइंट मेजर आ जाता है कि जो कंपनी है वो कौन सी होनी चाहिए, नॉन फाइनेंशियल होनी चाहिए। नॉन फाइनेंशियल कंपनी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर फाइनेंशियल कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स और शेयर वारंट्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में अगर इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, जैसा कि ऊपर देखा था, वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी अगर आप फाइनेंशियल कंपनी हो तो नॉन फाइनेंशियल कंपनी है जो नॉर्मल लेन देन करती है गुड्स और सर्विसेज सेल करने का, वो आपका फाइनेंशियल कंपनी नहीं होना चाहिए, तभी आपके इन्वेस्टिंग के पार्ट में आएगा। और क्या हो सकता है, आपने किसी को लोन दिया हो, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, ठीक है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, इनमें जो आपने फिक्स्ड एसेट्स लिखा, सिक्योरिटीज लिखा, इनका परचेज एंड सेल्स दोनों कंसीडर होता है। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, गिवन यानी कि आपने जो दिया वो, और आपको अगर वापस से मिल रहा है, से फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मिस्टर एक्स वाई जेड को मैंने पैसे दिए, तो दैट इज लोन गिवन, तो मेरे लिए तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर वो वापस से आपको पैसे देता है तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। दैट इज, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, रिसीट ऑफ
रिसीट्स ऑफ लोन गिवन, जो आपने लोन दिया उसको वापस से मतलब रीपेमेंट वापस रिसीव हो रहा है आपको अल्टीमेटली। तो कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए, थोड़ी सी फन एक्टिविटी, यहाँ पे मैं कुछ नाम लिखता हूं और आपको चैट बॉक्स में जवाब देना है कि ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है या नहीं है, ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है या नहीं है। यस, आ जाते हैं अपने फन एक्टिविटी पे। तो क्या है इसके अंदर, आपको बताना है चैट बॉक्स में कि कौन कौन सी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग में आएगी। नंबर 1, कैश प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। नंबर 2, कैश पेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स। आपको सिंपली ऐसा करना है, जो भी नंबर है उसके आगे आई लिख देना, आई फॉर इन्वेस्टमेंट। बाकी जो नंबर आपको नहीं लगता कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है उसको इग्नोर कर देना, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट आ जाता है आपका डिबेंचर परचेज्ड। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लोन गिवन, एंड लास्ट वन दैट इज परचेज ऑफ पेटेंट। ये आपके कुछ ट्रांजैक्शंस हैं और आपने क्या क्या रिप्लाई दिए हैं। अच्छा रिप्लाई आया है आप लोगों का सबका। जो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं कृपया करके फटाफट रिप्लाई दें। फाइन, स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा। नंबर 1, फिक्स्ड एसेट्स। नंबर 1 फिक्स्ड एसेट्स का आया और उसको आप सेल कर रहे हो तो वो आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। कैश पेड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, सर गुड्स वाला तो इसमें नहीं आता, तो ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। डिबेंचर्स परचेज किए हैं, सर आपने डिबेंचर्स परचेज किए हैं तो परचेज किसके कर सकते हो, दूसरी कंपनी के आपने परचेज किए होंगे तो आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो बट ऑब्वियस ये इन्वेस्टमेंट में आएगा। लोन गिवन, आपने लोन दिया है किसी को तो अगेन आपका ये इन्वेस्टमेंट होगा। एंड परचेज ऑफ पेटेंट, पेटेंट इज इंटेंजिबल एसेट एंड ये भी आपके इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगा, ये भी आपके इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगा। गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सारी चीजें जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं वो इसके अंदर कवर हो जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन आ जाते हैं अपने लास्ट एक्टिविटी दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब क्या हो गया, ऐसी एक्टिविटीज जिसमें आपको पैसे मिलेंगे। सर मैंने गुड्स बेचे मुझे पैसे मिले, अरे नहीं, उसके लिए नहीं, आपके बिजनेस को करने के लिए पैसे मिलेंगे। यानी कि आपको कहीं ना कहीं पैसे मिल रहे हैं कैपिटल के फॉर्म में, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आपके बिजनेस के एक्सपांशन के लिए, यानी कि खुद के बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए जो पैसा मिल रहा है तो वो यहाँ पे कंसीडर होता है, वो यहाँ पे कंसीडर होगा। तो जनरली बेसिकली इसके अंदर क्या चीज आएगी, इसके अंदर आता है नंबर 1 जिसकी वजह से आपका चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल। ओनर्स कैपिटल मतलब क्या हो गया, जो शेयर कैपिटल है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर हो गया, इक्विटी शेयर हो गया, वो सारी चीजें।
इसके अंदर आ जाएगी, या फिर कंपनी की बोरोइंग्स पे इफेक्ट हो, कंपनी ने जो लोन लेके रखा है वो इसके अंदर आ जाएगा। मतलब आपको बिजनेस करना हो तो आपके पास में दो सोर्सेज होते हैं, एक ओनर्स फंड और एक बोरोज फंड, दैट इज बोरोइंग वाला, बीएसटी में पढ़ा होगा आपने ऐसा कुछ, ठीक है। तो जो ओनर्स फंड है उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाएगी, आ जाएगा आपका इक्विटी शेयर, आ जाएगा आपका प्रेफरेंस शेयर, या आपके ओनर्स वाले में आ जाते हैं। अगर आपने डिबेंचर इश्यू किए हैं, डिबेंचर इश्यू किए हैं, आपकी कंपनी के डिबेंचर्स इश्यू किए हैं, इट मींस आपको पैसे मिलेंगे, आपने बोरो किया पैसा, या फिर इसमें लोन टेकन आ सकता है, आपने लोन लिया है, ठीक है। अब जिन लोगों से आपने पैसे लिए हैं, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर हो गए, या प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गए, या डिबेंचर होल्डर हो गए, या लेंडर हो गए, जिन भी लोगों से आपने पैसे लिए हैं उनको आपको कुछ ना कुछ रिटर्न देना पड़ेगा। तो इनके रिटर्न में क्या आ सकता है, रिटर्न इन द सेंस जो अमाउंट है प्रिंसिपल का वो तो अलग है, रिटर्न में इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या देते हो, डिविडेंड, तो डिविडेंड, दैट इज डिविडेंड पेड। और जो डिबेंचर्स हैं और जो लोन जिन लोगों से लिया है आपने उनको आप क्या देते हो, इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेड। अल्टीमेटली कहां से आपको फाइनेंस कहां से मिल रहा है, आपके बिजनेस को करने के लिए फाइनेंस कहां से मिल रहा है, और उसी फाइनेंस को आप कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो। तो जहां से फाइनेंस मिला वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और जहां पे इन्वेस्ट किया वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और आपके बिजनेस को खुद के बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो तो उसके रिलेटेड ट्रांजैक्शन सारे के सारे आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चले जाएंगे। एक पॉइंट जो इन्वेस्टिंग में छूट गया था उसको मैं कवर कर देता हूं। अगर आपने शेयर्स, सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, शेयर वारंट, लोन्स, एडवांसेस अगर किसी को दिए हैं आपने, तो उन पे अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है या फिर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, आपके पास में पैसे आ रहे हैं, तो वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया और वहां पे आपको रिटर्न मिल रहा है, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आप दूसरों की कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, और अगर दूसरे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी कंपनी के लिए वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। अगेन एक फन एक्टिविटी कर लेते हैं, रिप्लाई दीजिएगा, नंबर के साथ में एफ लिखना है, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी एक्सरसाइज, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए। नंबर 1, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन। नंबर 2, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर 3, परचेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नंबर 4, redemption of debentures. Redemption of debentures. Number 5, dividend received. Number 6, interest on loan paid. Number 7, dividend paid. Number 8, that is bank overdraft, bank overdraft
ड्राफ्ट टेकन, बैंक ओवरड्राफ्ट टेकन। ये आपका कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बताएंगे कि आपका इन्वेस्टिंग है कि फाइनेंसिंग है। आपको सिर्फ फाइनेंसिंग का आंसर देना है, नंबर लिखें और आंसर दें कि फाइनेंसिंग में कौन कौन सा आएगा। सब लोगों का रिप्लाई आया है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए देख लेते हैं कौन सी एक्टिविटी आपकी फाइनेंसिंग में आएगी। रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, जो आपने लोन लिया था उसका रीपेमेंट कर रहे हो। तो जब आपको लोन मिला था इट मींस आपकी कंपनी को फाइनेंस मिल रहा है, तो रीपेमेंट कर रहे हो तो भी वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, आपने अपनी कंपनी के शेयर्स इश्यू किए हैं, इट मींस आपको पैसे की जरूरत है, आप पब्लिक से पैसा ले रहे हो, तो वो भी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, आप परचेज कर रहे हो किसी दूसरी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स, इट मींस वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, आप डिबेंचर्स रिडीम किसके करोगे, खुद की कंपनी के डिबेंचर्स को रिडीम करोगे, तो इट मींस आपने जब डिबेंचर्स इश्यू किए थे तो फाइनेंसिंग में था, तो जो रिडम्पशन आप करने वाले हो वो भी आपके फाइनेंसिंग में आएगा। डिविडेंड रिसीव्ड, आपने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेज किए होंगे, प्रेफरेंस शेयर्स परचेज किए होंगे, तो आपको डिविडेंड मिला, तो वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, आप इंटरेस्ट किस पे दोगे, आप पेमेंट किसका कर रहे हो, इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो, क्यों करोगे, आपने किसी से लोन लिया होगा, इट मींस आपने फाइनेंस लिया होगा, तो आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो, तो मतलब क्या हो गया, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड पेड, तो जो आपने इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए होंगे, तो लोगों से फाइनेंस मिला होगा, तो इन रिटर्न आप उनको डिविडेंड दे रहे हो, तो डिविडेंड दे रहे हो मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया, डिविडेंड ले रहे हो मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट टेकन, इट मींस बैंक वालों से आप क्या कर रहे हो, फाइनेंस अरेंज कर रहे हो, तो वो भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ गया। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शंस जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। सर अगर नॉन कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में उनकी कोई इज्जत नहीं होगी, उनको हटा दिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल ये हमारा 12th का बैच है अगर, और 12th अकाउंट्स का बैच है, इसके अंदर कोई साइंस वाला बच्चा आ जाए या 9th-10th का स्टूडेंट आ जाए या 11th कॉमर्स का बच्चा आ जाए, तो उसको क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे, उसको हटा देंगे हम, क्यों, क्योंकि हमारे बैच में सिर्फ 12th वाले बच्चों की ही जरूरत होती है। तो जो 11th के या 9th-10th के बच्चे हैं, जो अदर देन 12th कॉमर्स के बच्चे हैं, उनको हटा दो। तो उसी तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसमें नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स जो हैं उनको आपको हटा देना है, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को हटाना रहेगा, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को आपको हटाना रहेगा। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस जिससे ना तो कैश का इनफ्लो होता है और ना ही आउटफ्लो होता है, ना तो कैश का इनफ्लो होता है और ना ही आउटफ्लो होता है, तो वो ट्रांजैक्शंस आपके क्या होते हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं। नो इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो ना तो इनफ्लो हो रहा है ना आउटफ्लो हो रहा है, तो उन ट्रांजैक्शंस को आप क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे, हटा दोगे। एग्जाम्पल अगर लें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है दैट इज डेप्रिसिएशन, दैट इज डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशंस, ठीक है, ये वर्ड भी आपने सुना होगा, इंटेंजिबल एसेट्स को अमोर्टाइज करते हैं, तो अमोर्टाइजेशंस, तो इंटेंजिबल एसेट्स को अमोर्टाइज करोगे या और टेंजिबल एसेट्स को डेप्रिशिएट करोगे।
तो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन ये दोनों ही नॉन कैश है, ना तो इनफ्लो होता है कैश का, ना ही आउटफ्लो होता है। एक और ट्रांजेक्शन, अगर आपने शेयर्स इश्यू किए हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स, सर अभी तो बताया था फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, पैसे आते हैं। तो अगर आपने शेयर्स इश्यू किए हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फ्री ऑफ कॉस्ट कब करते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब हो गया जब आपने शेयर्स इश्यू किए हैं और वो शेयर्स आपके कौन से वाले हैं? बोनस शेयर्स हैं। सर एक मैं बताऊं क्या, कौन सा वाला हो सकता है? अगर आपने शेयर्स और डिबेंचर्स का चैप्टर पढ़ा है तो उसमें एक कैटेगरी आया करती है, दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। जो सबसे फेवरेट टॉपिक होता है अपना, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स फॉर अदर देन कैश। अगर कैश के लिए इश्यू ही नहीं किया तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी कोई काम नहीं है। अगर आपने शेयर सिक्योरिटीज को अदर देन कैश इश्यू किया, कोई एसेट परचेज की और शेयर्स दे दिए, तो एसेट आई ना, कैश थोड़ी ना आया। बोनस इश्यू किया, बोनस शेयर्स इश्यू किया, तो कैश तो गया ही नहीं, कैश आया ही नहीं। एसेट्स को डेप्रिशिएट किया, एसेट की वैल्यू कम हो गई, बट कैश तो इनफ्लो आउटफ्लो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कंसिडर नहीं करने हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंसिडर नहीं करने हैं अभी तक। This is the question. Here you have to identify these activities in the 4 parts: operating activity, investing activity, financing activity, and अगर आपको लगता है कि कोई ट्रांजेक्शन इसमें से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का है तो आप रिप्लाई करें मुझे चैट बॉक्स में। इन चारों एक्टिविटीज में फटाफट रिप्लाई करें। नंबर 1, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, dividend received on shares, interest received on investment, rent received by a real estate company, rent received by a company whose main business is manufacturing, rent paid on debentures or long-term loans, marketable securities, proceeds from shares issued, interest paid on बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये कुछ आपकी टोटल 9 एक्टिविटीज हैं जिनको आपको क्लासिफाई करना है, जिनको आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एक्टिविटी कौन से हेड में जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या होगा? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो उसको सेल कर रहे हो तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपका होगा, नंबर 1। नंबर 2, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, आपने शेयर्स परचेज किए हैं किसी कंपनी के और आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो अगेन दिस इज योर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी।
रेंट रिसिव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने किसी कंपनी के बॉन्ड्स या डिबेंचर्स परचेज किए होंगे तो आपको डिविडेंड रिसिव्ड हो रहा है, तो अगेन दिस इज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। रेंट रिसिव्ड बाय ए रियल एस्टेट कंपनी, तो रियल एस्टेट कंपनी का काम ही क्या होता है, बिल्डिंग बिल्डिंग बनाना, अगर उसको रेंट मिल रहा है तो वो आप उन इस कंपनी का ऑपरेटिंग बिजनेस होगा। रेंट रिसीव्ड बाय ए कंपनी हुज मेन बिजनेस इज मैन्युफैक्चरिंग, तो एक प्रॉपर्टी होगी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्रॉपर्टी परचेज की होगी, उस प्रॉपर्टी को, उस शॉप को उन्होंने रेंट पे लगाया होगा, तो इन्वेस्टमेंट किया होगा और उस पे इनकम आ रही है, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रेंट पे, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड है, तो डिबेंचर्स आपने इश्यू किए होंगे या लोन आपने लिया होगा, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और उस पर आप पैसे वापस दे रहे हो इंटरेस्ट के फॉर्म में, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। मार्केटेबल सिक्योरिटी, नाम देखते ही आंखें बंद करके सर मन करता है इसको तो मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही डाल दूं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही डाल दूं। प्रोसीड फ्रॉम शेयर्स इश्यूड, अगर आपने शेयर्स इश्यू किए हैं, अगर आपने शेयर्स इश्यू किए हैं तो आपको पैसा मिला होगा और फाइनेंस मिला होगा, तो इट मीन्स वो आपका आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। एंड इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट मिला है किसी बैंक से और आप उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो, बैंक ओवरड्राफ्ट मिलना मतलब वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा, और अगर आप उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो तो अगेन वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही जाएगा। एक और टॉपिक लेते हैं, दैट इज कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, आपके पास में पैसे आ रहे हैं या फिर आपके पैसे जा रहे हैं, तो कैश इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं, आपको सिर्फ सिंपल आइडेंटिफाई करना, इनफ्लो है तो आई लिखें, आउटफ्लो है तो ओ लिखें। इनफ्लो है तो आउट आई लिखें, आउटफ्लो है तो ओ लिखें। पॉइंट नंबर 1, इनफ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो। आपको एक्टिविटी आइडेंटिफाई नहीं करनी है, आपको इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग ये नहीं बताना है, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, या सर इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ऐसे ट्रांजेक्शन्स भी हो सकते हैं।
ये कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कैश का इनफ्लो हो रहा है या फिर कैश का आउटफ्लो हो रहा है। चलिए वन बाय वन देख लेते हैं कि क्या होगा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ₹10,000, बट ऑब्वियस अगर आप एसेट सेल करते हो तो आपके पास में पैसे आएंगे, दैट मीन्स वो आपका इनफ्लो होगा। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, कैश पेमेंट करके अगर आपने गुड्स परचेज किए तो पैसे दिए होंगे, दैट इज आउटफ्लो होगा। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अगर आपने कैश बैंक में डिपॉजिट किया है तो ये आपका कैश में से उठ के पैसा कैश इक्विवेलेंट में चला गया, कैश में से पैसा उठ के कैश इक्विवेलेंट में चला गया, तो यहाँ पे सिर्फ मूवमेंट हो रहा है, फ्लो नहीं हो रहा, मूवमेंट हो रहा है, फ्लो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे लिख देंगे नो फ्लो, कोई फ्लो नहीं है, पैसा एक पॉकेट से निकाल के दूसरे पॉकेट में डाल दिया। विड्रॉन फ्रॉम बैंक इन द सेम वे जो पॉइंट नंबर 3 में कवर किया था, दैट इज नो फ्लो, कोई फ्लो नहीं हो रहा है। इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, बोनस शेयर इश्यू करने से तो वैसे भी कैश नहीं आता है, तो ये भी आपका नो फ्लो बिकॉज कोई कैश नहीं आ रहा है, दैट इज कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं रिजर्व का, रिजर्व कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। नेक्स्ट वन इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट अगर आपका इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली आपका इनफ्लो होगा बिकॉज आपको फाइनेंस मिल रहा है। सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज इट मीन्स आपने मार्केटेबल सिक्योरिटी दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को सेल कर दिया और कन्वर्ट कर लिया उसको कैश में, तो कैश इक्विवेलेंट को कन्वर्ट कर लिया कैश में, तो उसमें भी आपका कोई भी इनफ्लो नहीं हो रहा है ना ही आउटफ्लो हो रहा है, दैट इज नो फ्लो, कोई फ्लो नहीं है, ना तो इनफ्लो है और ना ही आउटफ्लो है। एंड लास्ट वन दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, अगर आपने इंटरिम डिविडेंड दिया है तो डेफिनेटली आपके पैसे जाएंगे, डेफिनेटली आपके पैसे जाएंगे, दैट इज आउटफ्लो होगा। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब मैंने पैसे दैट इज आउटफ्लो होगा। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब हो गया कि आपने फाइनेंस अरेंज किया है बैंक वालों से, तो बैंक वाले आपको पैसे ही दे रहे हैं ना, अल्टीमेटली आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो वो नो फ्लो कैसे हुआ? कहाँ लिखा है? इनफ्लो लिखा है, पैसे आ रहे हैं आपके पास में। हाँ हाँ जी, किसी के डाउट है, कंफ्यूजन है? चलिए, कृतिका ने रिप्लाई दिया है, हर्षल ने दिया है, स्वप्निल ने दिया है, राधिका ने दिया है, पलक ने दिया है, स्वप्निल ने दिया है, पलक ने दिया है रिप्लाई, ओके। खुशवीर ने रिप्लाई नहीं दिया और एक रोहन ने रिप्लाई नहीं दिया, 2 जन को छोड़ के सबने रिप्लाई दिया है, तो कृपया करके आप रिप्लाई दें मुझे, खुशवीर जी एंड रोहन जी, दोनों जन आलसी ना बने। और मिलते हैं कल कुछ और क्वेश्चंस के साथ में और कुछ और फॉर्मेट के साथ में, इन डिटेल कल से अपना मतलब कल से रियलिटी के अंदर, कल से रियलिटी के अंदर जो कैश फ्लो है जो आपके एग्जाम में आता है वो एग्जैक्टली कल से डिस्कशंस करना चालू करेंगे। ये 2 लेक्चर्स जो लिए अपन ने 2 घंटे जो पढ़े हैं आज और कल का, उसके अंदर तो हमने क्या पढ़ा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, कौन सी एक्टिविटीज आती है, किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे और क्या इनफ्लो है और क्या आउटफ्लो है, तो ये पढ़ा। कल से रियलिटी के अंदर हम मिलने वाले हैं, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट में। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।